बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद शहरबानो आवान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मौसम जो है वो बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह से है कि बारिश के बारे में तो पेशगोई की जा रही है, नमाज इस्तिस्का का भी कहा गया कि पढ़ें और दुआ करें कि बारिश हो। लेकिन आज लाहौर के अंदर कोई डिफरेंट सा माहौल इस तरह से है कि अगर हम बात करें आधे लाहौर की यानी मुगलपुरा वाली साइड, धूप, इतनी अच्छी धूप निकली हुई है वहाँ पर। और अगर हम बात करें जौहर टाउन, ठोकर न्याज बेग वाली एरिया पे, तो वहाँ पे शिद्दत की धुंध और ठंड है। यानी आपको हद्दे निगाह सिफर है और आपको अपने सामने वाला शख्स भी नजर नहीं आएगा। इसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। अपनी अपनी मर्जी से जिस टाइप का मौसम मुल्क के, शहर के जिस कोने में जैसा होना चाहिए आप वैसा एंजॉय है। करना चाहते हमें भी हैं। समझ नहीं आ रही है क्या। बहरहाल तो ये है मौसम की सूरत हाल। मैं भी शहरबानो इस चीज का यानी शायद हूँ। मैंने भी सुबह सवेरे ऐसी ही चीज आप विटनेस भी वहां से आते हुए? बिल्कुल। मैं जब घर से निकला हूँ, मेरे घर वाली साइड के ऊपर बिल्कुल Clear वेदर थी। क्लियर था और मुझे ये था कि आज चलें। फाइनली सर्दी का जोर टूट चुका है लाहौर में। लेकिन जैसे जैसे दफ्तर की जाने बढ़े हैं तो मामला तब्दील होते चले गए। दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ये वाला सीन हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से अब पूरे मुल्क में ही सिचुएशन शायद ऐसी है। मुख्तलिफ शहरों में जहाँ जहाँ पर भी ज्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर वेदर स्वेयर होता जा रहा है, ज्यादा सर्दी होती जा रही है और खुश्क वाली सर्दी होती जा रही है। अजीम, ये बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा डिफरेंट सा अजीब सी फीलिंग आती है कि आप अपने घर से बैठे हैं और आप मतलब अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो मौसम बड़ा डिफरेंट है। 10 मिनट की मसाफत के बाद मौसम टोटली डिफरेंट है। तो अच्छा, आप समझ नहीं पा रहे मतलब क्या ये कैसे? वैसे मैं तो कहूंगा कि हमारे जो कराची में रहने वाले बहन भाई हैं, इस्लामाबाद में रहने वाले बहन भाई हैं, कोयटा में रहने वाले बहन भाई हैं, हमारे पेशावर में रहने वाले बहन भाई हैं, वहाँ पे भी अगर आपको इस तरह का मिक्स एंड मैच किस्म का वेदर है, आप इसको विटनेस कर रहे हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाके वहाँ पर अपने कॉमेंट करें, बल्कि फोटोज लें, वीडियोस बनाएं उस सारी सीन की कि ये धूप है और अचानक से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर धुंध है, और वो हमारे साथ शेयर करें ताकि हम लोग इसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और हमने आज तो बाकी शहरों में इस सारी सिचुएशन को हमने देख लिया और इतना अजीब और इतना डिफरेंट लगा ना कि लाइक मेरा घर जो है वो उधर तो इतनी फॉग थी बेइंतहा, और जब मैं इधर इस साइड पे आई तो यहाँ पर नॉर्मल शुक्र करते हैं शहरबानो के आप खैर वाफियत से पहुंच गई, वरना तो कुछ तूफान आ गया था। 30 मिनट में लाइक 10 मिनट की मसाफत पे हूँ मैं, 30 मिनट में पहुंची हूँ मैं, मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। आप 30 मिनट की बात कर रही हैं, 30 मिनट की मुसाफत की बात कर रही हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हजारों किलोमीटर का सफर किया जाए और मैं कराची शिफ्ट होना चाह रहा हूँ। क्यों? बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं कराची चला जाऊँ। आईफोन तो नहीं लेना चाहते? बिल्कुल, आपने सही पहचाना। ये आईफोन किसका है? आपने क्या करना है आईफोन? देखें जी, अल्लाह ताला की नेमतें हैं सारी, जितनी हो कम है, बंदा शुक्र अदा करता है। कामरान टेसोरी साहब ने किसी बंदे के साथ? हाँ जी बिल्कुल। पहले अपने व्यूवर्स को वो दिखाते भी हैं, सुनाते भी हैं कि उन्होंने क्या वादे किए हैं। तो आइए जरा। आईफोन 13, 14 नया टेलीफोन देंगे 10 नौजवानों को कराची में और 10 को हैदराबाद में। मैंने कहा डकी भाई, आपने अल्लाह का शुक्र है बहुत कमा लिया। एक ओडी आपने लेके बेच दी है, दूसरी कौन सी लेनी है भाई? जहाज लेना है तो बताओ। तो हो सकता है डकी भाई जहाज खरीद लें। अच्छा, तो डकी भाई को अब सामने लाया गया है कामरान टेसोरी साहब की जानिब से, और वो कह रहे हैं कि आईफोन्स दिए जाएंगे हैदराबाद और कराची के 10-10 नौजवानों को आईफोन 13 और 14 दिए जाएंगे। होना चाह रहा हूँ कि मैं भी एक नौजवान हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा नाम भी इन 10 खुश नसीबों में शामिल ये हो जाए। मोबाइल किस किस को मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे, कोई पता है? कोई नंबर, कोई कुछ बताया उन्होंने? नहीं बता। ओके, अच्छा, वैसे इससे पहले भी कौन होंगे? इससे पहले भी शहरबानो ये ऐलान उनकी जानिब से किया गया कि जी FIR लेके आए अगर आप। फोन स्नैचिंग, और आपको पहले कहा गया कि आपको बाइक मिलेगी, फोन मिलेगा, उसके बाद राशन मिलेगा, उसके बाद ये तक कह दिया गया है कि जो शख्स कराची में या उसकी हदूद में 30 साल से ज्यादा रेंट पर रह रहा है उसको 80 गज या 120 गज के मुफ्त प्लॉट भी दूंगा। पता नहीं ये वादे वफा होते हैं या नहीं, पर बातें बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग। ये बातें बड़ी हैं बिल्कुल, क्योंकि इंतखाबात करीब हैं तो लूट सेल मेला जो है वो इस वक्त जारी है तमाम अवामी नुमाइंदों की जानिब से जो इंतखाबात में पार्टिसिपेट करना चाहता है। मतलब लाइक सीरियसली आप किस बंदे को शहरबानो ऐसा ना कहें, बिल्कुल भी ऐसा ना कहें, क्योंकि हमारा नाम भी उसी फहरिस्त में है कि जो चीजें बांटने जा रहे हैं सिर्फ सियासतदान ही नहीं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही नहीं, बल्कि हम भी सुनो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम भी गिफ्ट, याद नहीं हमने प्रॉमिस किया था अपने व्यूअर्स को अपने सेगमेंट गेस दिस पर्सनालिटी और प्लेस के अंदर। तो पहले हम बताते हैं कि जी गुज़िश्ता एपिसोड में हमने जो तस्वीर आपको दिखाई थी वो कौन सी जगह है। तो पहले एक दफा तस्वीर देखें, फिर हम आपको इसका नाम बताते हैं। तो शहरबानो बताएं जरा गेस दिस प्लेस। बिल्कुल जी, मैंने आपसे कहा था कि मैंने गेस कर लिया, ये पाकिस्तान में है। तो ये कलर सईदा में है, संगनी फोर्ट। संगनी फोर्ट है जी नाजरीन, खवातीनो हजरात। अब चेक करें पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत इमारतें मौजूद हैं जो शायद हम इसको एक्सप्लोर नहीं करती। मैं यहाँ पर गई नहीं, लेकिन मुझे ये देख के पता था कि ये संगनी फोर्ट है।
और कलर सईदा में मौजूद है तो जो लोग वहाँ व्यूअर्स पर आप हैं। में से जिसने भी सही जवाब इसका दिया है उनका नाम कुरानदासी में ऑटोमेटिकली शामिल हो चुका है और हम लोग पूरे बाय week द में। एंड ऑफ दिस वीक इस विनर का जो नाम है वो अनाउंस करेंगे और फिर उनको जो प्राइज मिलेगा वो भी अनाउंस करेंगे। Yes. तो अब हम आज की तस्वीर आपको दिखाते हैं और आपने इस शख्सियत को गैस करना है कि ये कौन है। Yes. तो ये रही फोटो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। क्यूट। अच्छा, ये गेस तो दिस पर्सनालिटी। आंखों से और नोज से, आंखों से और नोज से बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये मैं जो समझ रही हूँ ये वही है। तो अब पता नहीं, आई थिंक इट्स अ बेबी गर्ल। अब ये लड़की है और बहुत क्यूट है जो भी है। तो आप बताएं, आप इसका जवाब दें। आप जवाब देंगे तो आपको मिलेगा इनाम, और इनाम अच्छा खासा इनाम है। हमारा छोटा व्हाट्सएप इनाम नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर है। व्यूवर्स आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, वहां पर जाके कमेंट करें और आपका नाम अगर आप सही जवाब देंगे तो कुरानदाजी में शामिल करेंगे। और लास्ट टाइम हमारे जो विनर रहे हैं जिन्होंने हमारी जनाब तस्वीर को सही तौर पर पहचाना था, उनका नाम है शराफत अली साहब, लाहौर से हैं और रॉयल की इनको वॉशिंग मिलेगी मशीन। रॉयल की वॉशिंग मशीन। आपके नाम हुई तालियां रॉयल की शराफत अली साहब वॉशिंग के लिए, मशीन। तालियां शराफत अली साहब आप जीत चुके हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो जल्दी से आप आएं और अपनी वॉशिंग मशीन ले जाएं। वैसे हमारी जो सोशल मीडिया टीम है वो आपके साथ कांटेक्ट भी कर लेगी। बिल्कुल। आपको जो डिटेल्स हैं मजीद, अगर शराफत अली साहब देख रहे हैं प्रोग्राम तो वो हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाएं, शराफत अली फेसबुक पर लाहौर जाएं। से, पूरी लाहौर पाकिस्तान से बिल्कुल। शराफत अली ना आ जाए। शराफत अली शराफत का मुजाहरा करते हुए हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, वहां पर डिटेल्स मेंशन है और इसके अलावा हमारी टीम भी आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी। तो आप विनर हैं जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। रॉयल की Exactly. वॉशिंग मशीन आपको मिलेगी और इसमें आप कपड़े धोएं, शानदार तरीके से कपड़े धुलते हैं। कपड़े ही बड़े- धोने आपने, कुछ और बंदे वगैरह नहीं धोना शुरू कर दे। नहीं, बड़ी अच्छी कपड़े बात है जी, धोएंगे। हमने अपने वादे को वफा किया। सियासतदानों के वादे वफा होते ही नहीं होते। हमने कहा था कि आप हमारे सवालों के जवाब दें तो हम आपको इनाम देंगे, और हमारा इनाम था वॉशिंग मशीन, जो उस दिन मेरे मुंह से भी निकल गया था। पता नहीं कुछ लोगों ने सुना और कुछ ने नहीं सुना। खैर, शराफत अली जीत चुके लकी ड्रॉ में से। हालांकि आप मेरे शुक्रगुजार रहे हैं कि मैंने बचाया इस इनाम को। शहरबानों ने बड़ी धांधली की कोशिश की बीच बीच में। उन्होंने कहा कि इनको तो पता था कि कौन कौन सी शख्सियत और कौन कौन सी जगह है। उन्होंने कहा कि मैं चोरी चोरी जाके फेक अकाउंट से कमेंट्स वगैरह अजीम करती हूं। अजीम करते रहे आप। अब चेक कर सकते हैं, अजीम ने हर जगह जाके कमेंट किए हुए हैं कि ये कौन मैंने है कौन बिल्कुल नहीं। ऐसा मैंने नहीं कहीं कमेंट नहीं किया, मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे बहन भाइयों को ये चीजें मिले, ये मशीन उनको मिले और आगे बढ़े, जो चाहते हैं वो करें। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इससे अगली खबर की। नहीं, इस खबर से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करूं। क्या? होशियार खबरदार। अच्छा जी, ये थोड़ा सा एक संजीदा किस्म की अनाउंसमेंट, और वो ये है कि आपकी अब बचत नहीं हो सकती। पंजाब में रहने वालों की ये बात कर रहे हैं जी, कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप बगैर हेलमेट के सफर कर रहे हैं और आप 2-4 लोग जो सिग्नल पे खड़े हैं उनके पीछे छुप जाएंगे बाइक पे Oh, no. और किसी को पता नहीं चलेगा, या आप किसी वार्डन को चकमा देकर चले जाएंगे। शहरबान, आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? मुझे बताएं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। देखें जी, अब टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग बहुत एडवांस होते जा रहे हैं और पंजाब में बिलखसूस अब जो सेफ सिटी है उसकी मदद दी जा रही है। ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है कि नाजरीन जो भी शख्स सिग्नल पे मौजूद होगा या रोड पर हेलमेट नहीं होगा, पहने हुए हेलमेट नहीं होगा। पहना होगा, कैमरा उसको डिटेक्ट करेगा और Okay. कैमरा उसकी निशानदेही करेगा, जिसके बाद वार्डन वहां पे है या नहीं है उनकी फोटो से नादरा से डेटा शेटा इससे लेके पहले अजीम फाइन। हमने ई चलान वाला सिलसिला तो देखा था। हाँ जी। ई चलान दिए जाते थे, यानी अगर आपने इशारा तोड़ा है, अगर आप रैश ड्राइव कर रहे हैं तो आपके घर में पहुंच जाता था चलान। और अब ये बहुत अच्छा इकदाम किया गया कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो आपके घरों में आपकी तस्वीरों के साथ और ये आपके- बहुत अच्छा इकदाम है, हम लोग इंडोर्स कर रहे हैं इस चीज को, बहुत क्योंकि अच्छा इकदाम। हेलमेट सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा आपकी जरूरी है। safety के लिए बड़े बहुत बड़े जरूरी है। खतरनाक किस्म के एक्सीडेंट हो जाते हैं और हेलमेट आपको एक्सीडेंट्स की शिद्दत से बचा मेरी लेता है। नजरों के सामने मैंने एक ऐसा अल्लाह माफ करे एक एक्सीडेंट देखा था कि एक शख्स बाइक पे जा रहा था और वो गिरा और उसका सर उसी वक्त अल्लाह सारा बचाए जी, इस खराब तरह हो के गया। हादसा है। बहरहाल तो जी, सेफ्टी कम्स फर्स्ट, और जब भी घर से बिल्कुल। निकले मोटरसाइकिल पर बिलखसूस हेलमेट पहन कर निकले, वरना हैवी फाइन होने वाला है। तो शहर बनो तो प्रोग्राम अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, अब बात करते हैं भारतीय दहशतगर्दी की। तो पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब हो गया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने कामयाब कार्रवाई करते हुए भारतीय दहशतगर्द गिरोह और इसके सहूलतकारों को पकड़ लिया है। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी ने गुज़श्ता रोज इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंकशाफ किया कि भारतीय एजेंट्स मकामी कातिलों के जरिए पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तानियों को कत्ल कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं जमीन। साइरस सज्जाद काजी ने बताया कि भारतीय एजेंट्स योगेश कुमार ने सियालकोट में पाकिस्तानी शहरी शाहिद लतीफ को कत्ल करवाया, जबकि ओकेश कुमार आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में शहरी मोहम्मद रियाज के कत्ल में भी मुलव्वस पाया है।
पाकिस्तान ने मामला आलमी सतह पर उठाने का ऐलान कर दिया है और रॉ का एजेंट गिरफ्तार कुलभूषण यादव, अगर उसकी बात की जाए तो पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का ये जीता जागता सबूत बिल्कुल। और इससे है। पहले भारतीय एजेंट और रॉ के दहशतगर्द जो हैं वो कनाडा और अमेरिका की सरजमीन पर भी अपने मुखालफिन को कत्ल करवाने में मुलव्विस पाए गए हैं। सबूत पूरी दुनिया के सामने हैं। अमेरिका की जो एजेंसियां हैं उन्होंने ये सबूत सबके सामने रखे और फिर हमने ये भी देखा कि कनाडा और भारत के ताल्लुकात इसी वजह से खराब भी हुए। दोनों ने अपनी सिफारती मिशन अपने अपने मुल्क में वापस बुलवाए। बहरहाल अब तो पाकिस्तान में भी ये सबूत वाजे हैं भारतीय इन्वॉल्वमेंट के, उनकी एजेंसियों की जो कार्रवाइयां हैं उसके। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। भारत ने जिस तरह कनाडा और अमेरिका में अपने मुखालफिन को कत्ल करने का पैटर्न इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान में भी उसी तरह की हिकमत अमली अपनाई जा रही है। भारतीय दहशतगर्दी का ये जो ट्रेंड है खित्ते में और खास तौर पर पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक है? बहुत शुक्रिया। देखें, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। पहले भी भारत जो है, उनकी जो एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए अपने प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करती हैं, यहाँ के लोकल लोगों को इस्तेमाल करती हैं और बाहर उधर से भी उनके लोग आते हैं अक्रॉस द बॉर्डर और पाकिस्तान के अंदर फिर वो टारगेट करते हैं लोगों को, पर्सनालिटीज़ को। अब तो ये बड़ा खुल के चीज़ सामने आ गई है और वही जिस तरह आपने कहा कि पैटर्न तो वही है। इन्होंने कनाडा में भी जाके यही किया, सिखों के खिलाफ अमेरिका में भी कोशिश की और गल्फ के अंदर भी ऐसी खबरें आई हैं। इनके जो लोग हैं वो करते रहे। देखें, कुलभूषण यादव वाला अभी भी हमें वो याद है कैसे चाबहार से उन्होंने अपना दहशतगर्दी का ये अपना नेटवर्क बनाया था। फिर हमने उनको उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया। बलूचिस्तान में और कराची में वो दहशतगर्दी करते थे। लेकिन ये जो है ना कि टारगेटेड किलिंग करवाना, ये अब ये जो फिनोमेना है ये बढ़ता जा रहा है। और आपने नोट किया होगा पीछे कुछ ऐसे किलिंग्स हुई है पाकिस्तान में जो जिसको वाकई एक बड़ी शक की निगाह से देखा गया कि ये किन लोगों ने किलिंग्स की हैं। तो अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनके जो लोकल सहूलतकार हैं या उनके अपने लोग जो हैं रॉ के एजेंट, वो पाकिस्तान में पकड़े गए हैं। पाकिस्तान ने, आपको मालूम है कितनी मरतबा यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल जो इदारे हैं, फोरम, वहाँ पे डोजियर सबमिट किए हैं जो कि ये तमाम इंडिया की जो स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है, चाहे वाया अफगानिस्तान या केपी में, बलूचिस्तान में, या फिर अपने लोकल यहाँ पे एजेंट्स के थ्रू जो गैर मुस्तहकम करना, टारगेटेड किलिंग्स करना, इन तमाम के सबूत जो है कितनी मरतबा हम इंटरनेशनल फोरम्स को पेश कर चुके हैं। बिल्कुल। और बात यह है कि अब तो अमेरिका और कनाडा में वाक़यात के बाद तो ये क्लियर हो गया इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कि इस किस्म के जो किलिंग्स हैं, टारगेटेड किलिंग्स, उसमें डेफिनेटली इंडियन एजेंसी जो है रॉ वो ये करवा रही है और वो लोगों को टारगेट कर रहे हैं इस तरह। तो मेरा ख्याल ये है कि इस पे हमें अपना जो प्रेशर है, हमें जो कम्युनिकेशन है विद इंटरनेशनल एजेंसीज वो कायम रखनी चाहिए। और जाहिर बात है जो उनके लोकल नेटवर्क हैं, जो लोकल फैसिलिटेटर्स हैं, उनको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिविलियन हो, मिलिट्री एजेंसीज हो, और जितने हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लोग हैं, जाहिर बात एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड एक्शन है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उन नेटवर्क्स को यहाँ पे जो है उनको उनका किला कुमा किया जाए। और मेरा ख्याल है कि इसी का शायद नतीजा है कि ये लोग जो हैं ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उन्होंने इतराफ़ भी कर लिया है और आई एम श्योर कि इससे और उनके जो नेटवर्क हैं पाकिस्तान में और मुख्तलिफ शहरों में वो भी उनको बेनकाब किया जाएगा। ये जो कई दफ़ा हम सुनते हैं कि पाकिस्तान में फ़लाँ शहर में जनाब जो हमारे कम्युनिटीज़ हैं उनमें मिसाल के तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी सडनली जनाब वहाँ पे हंगामा हो गया। तो अब तो मेरा ख्याल है इसको भी हमने इस एंगल को देखना चाहिए कि पाकिस्तान में इस तरह के जो वाक़यात होते हैं जिसमें लोकल लेवल पे कम्युनिटीज़ को आपस में कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जाए ताकि मुल्क में लोग जो हैं मुख्तलिफ फेथ के वो आपस में उलझें और जो हालात हैं और गैर मुस्तहकम किए जाए, एनार्की की तरफ ले जाया जाए। तो इसमें बिल्कुल ये एक इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। और आजकल के दौर में खासकर जबकि पूरी पाकिस्तानी कौम इलेक्शंस की तरफ जा रही है और सब पॉलिटिकल पार्टी बाहर निकली हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, तो ऐसे वक्त पे तो हमें हमारी सिविल और मिलिट्री एजेंसीज को तो मेरा ख्याल है
हैं भी, वो कर भी रहे हैं, और भी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, आवाम को भी अलर्ट रहना पड़ेगा कि वो देखें कि कौन से ऐसे शरपसंद अनासर हैं, मशकूक लोग हैं जो इन हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, खराब करने की कोशिश की जा रही है हालात को। ब्रिगेडियर साहब, इससे पहले कनाडा में भी भारतीय दहशतगर्दी का मामला उठा चुका है कनाडा, अमेरिका में भी बरतानवी जो भारतीय मंसूबा किया गया बेनकाब हो चुका है। कुलभूषण यादव भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जीता जागता सबूत है। अब भारतीय एजेंट्स पकड़े गए हैं पाकिस्तान में, इस पर आलमी बिरादरी भारत के खिलाफ कोई एक्शन लेगी और भारत का मुहासिबा करेगी? मैं तो समझता हूँ पहले भी जब पाकिस्तान ने इतनी मरतबा डोजियर सबमिट किए थे, भारत की ये तमाम इस किस्म की जो प्रो टेररिज्म एक्टिविटीज हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो बाहर से हों चाहे उनके एजेंट आके यहाँ पे करें, तो पाकिस्तान ने तो सारे सबूत पेश कर दिए हुए हैं और हम रेगुलरली उनको अपडेट भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वैसे तो ठीक है अभी कनाडा के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात में बहुत तनाव आया है भारत के साथ, अमेरिकन का भी जो है थोड़ा सा ल्यूकवार्म हुआ है मामला इसमें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो वेस्टर्न कंट्रीज, इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, कुछ सैंक्शन होंगे, या कि हाँ पीछे ह्यूमन राइट वॉच ने ये बात की है और इंडियंस को बड़ा इसके कसूरवार ठहराया है कि इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज और ये जो वायलेशन हो रही हैं, लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि वो करेंगे क्योंकि उनके मफादात हैं, उनके इकोनॉमिक मफादात हैं, उनके सिक्योरिटी के मफादात हैं, उनकी डिफेंस कोऑपरेशन है इंडिया के साथ, उनके चीन के हवाले से इंडिया के साथ बड़ी कोऑपरेशन है, सीपैक के हवाले से वो की जो ऑपोजिशन है उसके अलावा उसके हवाले से इंडिया के साथ उनके बड़े ताल्लुकात हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो इससे ज़्यादा शायद ही कोई कंडेमेशन कहीं से आ जाए। अगर आप समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन का कोई इदारा, अब आप समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोई ऐसा करेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो वेस्टर्न नेशन जो है वो बिल्कुल इस वक्त इंडिया को के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जिसमें उनके ऑलराउंड मफादात हैं इंडिया के साथ। जी बिल्कुल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया, अपना तज्जिया पेश किया। तो व्यूवर्स ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूवर्स। अब कुछ सियासत की बात करते हैं। इलेक्शन का काउंटडाउन जारी है और 13 दिन बाकी रह गए। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम अरूज पर है। वोट लेने के लिए बुलंदोबांग वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। 16 माह हुकूमत में इकट्ठे रहने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी जंग अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। बिलावल भुट्टो ने पंजाब में इलेक्शन जीतने के लिए पीटीआई कारकुनों के बाद अब नून लीगी कारकुनों से भी हिमायत मांग ली है और उन्होंने नवाज शरीफ पर तनकीद के नेश्तर चलाते हुए अवाम से ये पूछा है कि ये कैसा शेर है जो कहता है कि मेरे मुखालिफिन का बंदोबस्त कोई और करे। लीगी रहनुमाओं ने भी बिलावल भुट्टो को भरपूर जवाब दिया है और शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि सियासी कैदी ना बनाने की बात करने वाले मेहरबान जाती जेलें खत्म करने का ऐलान भी कर दें। इसी पर बात करेंगे। हमारे मौजूद है सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब। अदनान आदिल साहब बड़े फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन के करीब जो है ना, क़यामत का समा होता है, कोई किसी को नहीं पहचानता। कहते हैं ना क़यामत रोज़े हशर, कोई नहीं बाप बेटे को, बेटा बाप को, बहन भाई को, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। तो इलेक्शन के दिन जब करीब आते हैं तो ऐसे ही होता है कि पार्टियां एक दूसरे पे हर किस्म का वार करती हैं। हर उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार की पगड़ी उछालता है, उसकी खामियां बयान करता है, अपनी खामियां छुपाता है, अपनी खूबियां बयान करता लेकिन है। पीडीएम की जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें तो तारीफों के पुल बांधे गए। जी, तारीफों के पुल बांधे गए। बिलावल ने 50 के करीब दौरे किए बैरून मुल्क। पाकिस्तान में रुकते ही नहीं थे, वो एक तरह से ट्रेनिंग ले रहे थे वज़ारत खारजा में, और खूब वज़ारतें इंजॉय की। और जो महंगाई का तूफान आया, 500% बिजली वो गैस के बिल ज़्यादा हो गए हैं इस दौरान में, 500% इजाफा हो चुका है। और जो बिजली है वो कई गुना बढ़ चुकी है, महंगी हो चुकी है इसी दौर में। तो ये सब दोनों जिम्मेदार हैं पार्टियां, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी। अब वो अपनी जान छुड़ा रहे हैं उन बातों से और नून लीग पे सारा मलबा डाल के उन पे अटैक कर रहे हैं। कोशिश ये है, क्योंकि पीटीआई पे एक तरह से पाबंदी लग गई है, गैर एलानिया तौर पर पाबंदी है, क्योंकि उनसे निशान भी ले लिया गया है। उनके उम्मीदवार जो है उनको रंग बिरंगे निशान जो है अलॉट कर दिए गए हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो सके। और उनको जल्द से उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें भी हिरासा किया जा रहा है, उनके भी रेड्स हो रहे हैं, उनको दफ़ा 144 लगा दी गई है। नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले तो जल्द से कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, लेकिन पीटीआई पर दफ़ा 144 का सख्ती से नफाज है।
जावेद ये बात हाशमी समझ में नहीं आ रही। जी, जावेद हाशमी के घर पे भी पुलिस ने वो किया, वहाँ पे कन्वेंशन को कहते हैं दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी है। जो नून लीग जलसे कर रही है वो खिलाफ वर्जी नहीं है, जो पीपल्स पार्टी कर रही है वो खिलाफ वर्जी नहीं है। इलेक्शन खासी हद तक मुतनाज़ हो चुके हैं, इनकी साख जो है मुतासिर हुई है आवाम की नज़रों में, लेकिन इसका एहसास हमारे जो जिनके पास हुकूमत है और जिनके पास इख्तियार है उन्हें कोई ख़ास इसका एहसास नहीं है। अदनान साहब, ये जो एक दूसरे पर गोले बरसाए जा रहे हैं लफ्ज़ों के, ये आपको लग रहा है कि मैच फिक्सिंग तो नहीं है दोनों तरफ से? किसी हद तक नूरा कुश्ती भी है, क्योंकि आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए बिलावल समझते हैं कि जो एंटी नून लीग वोट है वो कहाँ जाएगा, तो मैं उसको समेट लूँ, मैं अपने। और पंजाब के बगैर हुकूमत बनाना मुश्किल है। पंजाब की 141 सीटें हैं, 50% से ज़्यादा सीटें पंजाब की हैं, तो उनमें ज़्यादा शेयर किस तरह मैं हासिल करूं? पीपल्स पार्टी का यहाँ बोलू राम हो चुका है, पंजाब में सफाया हो चुका है, अब वो दोबारा से उसको अपने हल्के में लाना चाहते हैं, अपने हल्का असर में लाना चाहते हैं, वोटों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो ज़रा अग्रेसिव टोन में है। अब जवाब भी मिलना शुरू हो गया है नून लीग की तरफ से, कह रहे हैं जी आपने 15 साल से हुकूमत है आपकी सिंध में, तो 15 मंसूबे बता दें जो आपने क्यों। कराची में आपको पता है ये कचरे का ढेर बना हुआ है और जो टूटी फूटी सड़कें हैं, बुरा हाल है। कराची पालनहार शहर है, पाकिस्तान का कमाऊ पूत है, 50% से ज़्यादा पाकिस्तान का टैक्स वहाँ से आता है, सिंध हुकूमत का 80% से ज़्यादा टैक्स कराची से आता है, लेकिन वहाँ की हालत ज़ार देखें तो पीपल्स पार्टी के लिए तो एक आईना वही है। लेकिन बहरहाल बिलावल समझते हैं कि जो एंटी नून लीग वोट है शायद मैं उसको अट्रैक्ट कर लूँ, इसलिए वो ये पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। बाद में वो शायद जरदारी साहब को सदर बनवाना चाहते हैं, बार्गेनिंग करके प्रेशर बिल्ड कर। अदनान साहब, अभी जो इलेक्शन कैंपेन्स अगर हम देखें दोनों जमातों की, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपको कौन लग रहे हैं? क्योंकि बिलावल कह रहे हैं कि नून लीग वाहिद जमात है जो इस बार, या और भी दूसरी जमातों का भी नाम लिए कि जो बगैर मैनिफेस्टो के आ रही हैं इस वक्त। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसका सबसे कमाल मैनिफेस्टो है, 10 नुकाती एजेंडा है। जी, बात तो उनकी सही है, उन्होंने तो एक कुछ जैसा भी है मैनिफेस्टो तो दे दिया, वादे ऐसे किए हैं कि जो पूरे नहीं हो सकते लेकिन दे तो दिया ना मैनिफेस्टो, अपनी इंटेंशन तो बता दी। नून लीग ने नहीं बताया, सिर्फ ये कहा है कि हम 200 यूनिट बिजली के मुफ्त देंगे, कैसे देंगे ये नहीं पता। या माजी वाले वादे हैं सर। 9,000 अरब रुपए का तो बजट का पहले ही खसारा है, 25 अरब डॉलर आपको इस साल बैरूनी कर्जे चाहिए सरवाइव करने के लिए, तो आप कहाँ से 200 यूनिट दे देंगे लोगों को। और उनका जो मंशूर है वो इरफान सिद्दीकी साहब उस पर बैठे हुए हैं, वो कामरान टेसोरी साहब आईफोन बन ही नहीं रहा उनसे, क्या हो गया वो कितना। कामरान टेसोरी आईफोन दे रहे हैं डक्की भाई के साथ मिलकर जो यूट्यूबर है। वो कहाँ से दे रहे हैं? हमारे टैक्सों का पैसा है, हमारे जूते हमारे ही सर गुड वन। वो यानी चीनी पे कह रहे हैं कि 5 रुपए टैक्स लगाने जा रहे हैं मजीद, और गैस की कीमत मजीद 50% बढ़ाने जा रहे हैं, जो 500% पहले ही बढ़ चुकी है। और उन्हीं पैसों से फिर कुछ मोबाइल फोन दे देंगे, कुछ लैपटॉप दे देंगे, लोगों को उल्लू बनाने का इन्होंने तरीका इख्तियार किया है। सियासतदानों की बातों पे नहीं जाना चाहिए, उनका अमल देखना चाहिए कि वो अमल क्या कर रहे हैं। अदनान साहब, अभी अपकमिंग इलेक्शंस में आज़ाद उम्मीदवार फेवरेट होने वाले हैं, पीटीआई के बिलखुसूस जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो अभी पीटीआई किस तरह से या बानी तहरीक इंसाफ किस तरह से उनको अपने साथ जोड़े रख सकते हैं? देखें, उनसे हलफ तो ले रहे हैं वो लोग कि हम, लेकिन जो ये सियासतदान है इनके हलफ का कोई खास वो नहीं होता, ये लोग कभी भी कलाबाजी खा लेते हैं, तो वो कहेंगे अंडर ड्यूरेस हमने तो असल में हलफ लिया ही नहीं था, ऐसे दिखावा किया था। बहरहाल सबकी नज़रें हैं कि उनके जितने भी 60, 70, 80 जितने भी लोग जीतेंगे आज़ाद हैसियत में, उनको किसी तरह हम विन ओवर कर सकें और हम फिर मखलूत हुकूमत में अपना शेयर हासिल कर सकें, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो उम्मीदें लगाए बैठी है कि अगर नून लीग को सादा अक्सरियत ना मिली तो फिर हम उसके साथ मिलकर हुकूमत में शामिल होंगे, और उनकी नज़रें जो हैं आज़ाद उम्मीदवारों पे हैं कि उनकी शॉपिंग करेंगे, जैसे पहले तरीन साहब ने जहाज़ में बिठाकर लोगों को ला कर शामिल कराया था, तो उस तरह फिर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर काम उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो जाए। अगर वोटर टर्नआउट 60% हो गया तो सारे ही मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। अदनान साहब, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अगर मखलूक हुकूमत बनी नून लीग के साथ तो मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, मेरी तरफ से अभी साफ इनकार लिख लें आप। बस तो ये कह रहे हैं यू टर्न तो नहीं बाद में लेना, कह रहे हैं ना, बाद में कहेंगे कि अच्छा मेरे वालिद साहब को सदर बनवा दो तो ठीक है, हम बाहर बैठ के भी आपको सपोर्ट करेंगे। जरूरी तो नहीं है कि अंदर बैठ के सपोर्ट किया जाए, आप बाहर बैठ के तहरीक अदम एतमाद ना लाएं तो हुकूमत चलती रहेगी। तो उसमें ये है कि पीपल्स पार्टी अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ा रही है। बाकी बिलावल को ये कहना इसलिए ज़रूरी था
कि वोटर्स को ये बताना है कि मैं नून लीग का मुखालिफ मैं हूँ, पीटीआई अब नहीं है, अब मैं नहीं हूँ, है। तो इसलिए आप मुझे वोट दें। तो इस अपने क्रीडेंशियल्स बनाने के लिए वो ये बात कह रहे हैं कि मैं शामिल नहीं हूँगा, वरना लोग कहेंगे कि ठीक है फिर हम नून लीग को ही क्यों ना वोट दें अगर इन्होंने वहीं शामिल होना है। इसलिए वो अपने आप को उस पोजीशन में लेकर आ रहे हैं। और बानी पीटीआई अदनान साहब, उनकी हेयरिंग थी अडयाला जेल में ही, उस दौरान उनकी जानिब से भी एक पैगाम दिया गया, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन मैनेज किए जा रहे हैं। हाँ देखें, ये तो लग रहा है मुतनाज़ा इलेक्शन है, उसमें उनसे निशानी छीन लिया गया, उनको बहसीत जमात हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है, एक खुला मैदान दे दिया गया है पंजाब में नून लीग को और पूरे मुल्क में दीगर पार्टियों को। फिर उनको रंग बिरंगे निशान दे दिए गए हैं, कौमी असम्बली में कुछ और है, सूबाई असम्बलियों के जो नीचे अरकान हैं उनके निशान और हैं, किसी को प्याला, किसी को जूता, किसी को मोर, किसी को घड़ियाल। बाद ऐसी जगहों पे ऐसे निशान दे दिए गए हैं जो लोग पहचान ही ना सके, जैसे अहमदपुर शर्किया का जो कमल शोजेब का हल्का है, वहाँ पे रोलर कोस्टर, अब देहात के लोग रोलर कोस्टर को कैसे पहचानेंगे? तो ऐसे जानबूझकर ऐसे निशानात उनको दिए गए हैं कि वोटर्स को कल मैं भी मुश्किल टीवी पेश पे एक आए। निशान देख रही थी, मुझे समझ नहीं आई, वो किताब है, वो टेबल है, वो टैब है, वो क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही हाँ, थी। किसी को लैपटॉप दे दिया गया। अब देहात के लोगों को लैपटॉप पहचानने में तो मुश्किल पेश आएगी ना। तो पीटीआई के लिए तो नामुवाफिक हालात हैं। एक तरह से उनको बगैर कानूनी तौर पे तो वो ममनुआ तंजीम नहीं है, लेकिन गैर एलानिया तौर पे उनको ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा है जैसे ममनुआ तंजीम हो। और उनको अदनान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और व्यूअर्स यहाँ पर ब्रेक शामिल करेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो व्यूवर्स, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तानी टैलेंट की बात करते हैं। पाकिस्तानी मुख्तलिफ शोबों में दुनिया भर में अपनी सलाहियतों के भरपूर जौहर दिखा रहे हैं और दुनिया पर ये वाजे कर रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानते हैं। हाल ही में अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में इंटरनेशनल सेंटर ओलंपिया मुकाबला हुआ है और मुकाबले में पाकिस्तानी तलबा ने गैर मामूली तालीमी सलाहियतों का मुजाहरा किया। मजमूई तौर पर 13 मेडल्स अपने नाम किए पाकिस्तानी टीम ने, जिनमें 2 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज हैं। पाकिस्तानियों में 2 ऐसे तलबा शामिल हैं जिन्हें एब्सोल्यूट विनर का एजाज मिला है। उनमें से एक स्टूडेंट जिनका नाम मोहम्मद जैन सिद्दीक है, वो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जैन, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ये बताएं, ये बेसिकली ये मुकाबला था क्या और कितनी टीम्स इसमें शामिल थी, कितने मुल्कों के लोग इसमें शामिल? इसमें मेरे ख्याल से कोई 22 कंट्रीज शामिल थी। 22 ओवर 500 स्टूडेंट्स थे इसमें। ये बेसिकली इसमें 2 कॉम्पिटिशन्स थे, मिलाकर ये बन रहा था फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और नेचुरल साइंस। अच्छा, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और नेचुरल साइंस का ये था। ये बात शुरू होती है स्कूल से, ठीक है। उसमें मैंने इसके लिए अप्लाई किया था, उसमें मेरा स्कूल में आया था, ब्रॉन्ज आया था, ठीक है, टॉप 50%। तो वहाँ पे आप क्वालिफाई होते हैं हुसन के लिए टेक्सास में। वहाँ पर हर तरह से बचाए हुए थे, अमेरिका, मेक्सिको, वियतनाम, फिलीपींस थी वगैरह, हर जगह बचाए हुए थे। इसमें मैंने दिया था 1.5 घंटे का पेपर था, ठीक है, और इसमें 25 सवाल थे, 20 MCQs और 5 न्यूमेरिकल्स थे। अच्छा। तो हाँ, तो मेरे ये भी बात है कि मेरे टीचर्स ने, हमारे फिजिक्स सर। जैन, कितना टाइम था, कितने टाइम में ये सब सॉल्व करना? ये 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मैक्सिमम लिमिट थी जिसमें ये पूरा। कितने % मार्क्स आने चाहिए इसमें? बेसिकली होता ये है कि हर सही जवाब पर 4 पॉइंट मिलते हैं आपको और हर गलत जवाब पर आपका -1 होता है। ओह अच्छा। नेगेटिव मार्किंग भी थी। नेगेटिव मार्किंग भी है। उनका होता है कि तुक्का ना मारो ना, अगर गलत तो गलत है फिर। तो नेगेटिव है, तो यानी तुक्का नहीं मारो। तुक्का ना मारो। अच्छा, जैन, आपके गले में हम मेडल देख रहे हैं। पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताया जाए कि ये मेडल है क्या और ये कैसे मिला? ये मिला, ये मुझे मिला था क्योंकि मेरा से टॉप 10% आना पड़ता है इसके लिए। तो मेरा पहले ब्रॉन्ज में नहीं आया, ना सिल्वर में आया, ये इसमें आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। सही। हाँ, और इसके साथ मुझे मिला था एब्सोल्यूट विनर का अवार्ड, मतलब कि अपने कैटेगरी में फर्स्ट आना। कैटेगरी मतलब कि वहाँ पे सारे क्लासेस बचाए हुए थे ना, तो वो डिवाइडेड थे कैटेगरीज में 1, 2, 3। तो मेरा था कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में थे आप? हाँ, और फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी मेरा फर्स्ट आया है। अच्छा मुझे और कैटेगरी 2 में सारे फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी वाले बच्चे। तो फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी जो है ये तो बड़े मुश्किल और खुश सब्जेक्ट, ड्राई सब्जेक्ट समझे जाते हैं। कैसे आप इतने इंटरेस्टिंगली इसको लेकर चलते हैं? आपको इंटरेस्टेड लगता है? इंटरेस्टिंग लगता है, मगर इसमें कोई शक नहीं कि
कोई चीज़ें बोरिंग होती हैं। हमारे तो सर में से गुजर जाता हाँ, जैसे कि वो एक पार्ट है थर्मल फिजिक्स का, ठीक है, कि टेम्परेचर वगैरह लेना होता है, वो करो, बहुत बहुत बोरिंग है। हाँ। असल चीज़ तो भरकर ऐसे स्पेस वगैरह हो जाए। अच्छा हाँ, चीज़ें काम कैसे करती हैं। अच्छा जैन, हमें पता चला है कि आपका एक और टैलेंट है इसके अलावा। ये तो आपने माशाल्लाह गोल्ड मेडल जीता और इतने ज़बरदस्त तरीके से आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये जो पड़ी हुई क्यूब, हमें पता चला है कि आपने वहाँ पे ये भी करके दिखाया 15 से 20 सेकंड्स में आपने पजल भी आप सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सॉल्व कर दिया। हाँ, अच्छा जैन, आप ये भी करके दिखाएं और साथ साथ एक वन लाइनर में जल्दी से जवाब दे दें। इस आईपैड की भी बड़ी खास स्टोरी है कि ये पहले किसी iPad बड़ी मारूफ शख्सियत के यूजेज में थी और फिर आपको मिली। वो कौन? हाँ, वो ये हुआ ही था कि फर्स्ट प्राइज मुझे मिला था पहले ऑकुलस क्वेस्ट 2, ठीक है, VR होता है, आपका असर होता है आप गेम के अंदर हो। फिर पता चला कि फर्स्ट को मिला था आईपैड, फिर मुझे जेपडी मिला था। ये था असल में बॉस ने लिया था अपने लिए। बॉस है जिसने मैनेज, इसका हेड है, इस कंपटीशन का हेड है। अच्छा। इस कंपटीशन को जो मैनेज कर रहे थे, उनके जो हेड थे, उनका ये आईपैड पर्सनल यूज में। जैन अब ये सॉल्व करके दिखाए जरा हमारे व्यूअर्स को। टाइमर लगा लें। टाइमर लगा लें जी। टाइमर स्टार्ट है। 25, 24, 23, 22, 21। वाह वाह वाह, मैं तो माशाल्लाह जैन के हाथ देख रहा हूँ जी, किस स्पीड से ये मूव हो रहे हैं। इतनी स्पीड में से मैंने इसे स्क्रैम्बल नहीं किया। 17, 16, वाह वाह वाह, 15। अमेजिंग, क्या बात अमेजिंग है। अमेजिंग। जैन कोई ट्रिक है इसकी? वेरी नाइस। हाँ, ट्रिक नहीं, प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। ये मुझे लगता है आपने कोई ट्रिक याद की हुई है या फिर आप देख के करते हैं? हाँ, ये देखा ना, दिखाएं मुझे, मैं करना चीज़ चाहूंगी। होती है कि बेसिकली मसल मेमोरी, ठीक है, जैसे अगर मैं देखो भी ना, हाँ। अच्छा, मसल मेमोरी के थ्रू भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ओह अच्छा। तो मसल मेमोरी भी है कुछ जगह के ऊपर, और बेसिकली आपकी रिकग्निशन है। जैसे कि अगर मैं देखो भी मत ना, तो मुझे पता है कि ये और ये पीस स्वैप हो जाएंगे। दिखाई जरा, मैं तो जैन आप ये करके क्लास में इम्प्रेस तो नहीं करते बच्चों को? नहीं, मुझे दिखाएं। इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ। ये मेरे पास होता है, मैं तो यूं करके इतने बच्चे इम्प्रेस करता है क्लास में। अच्छा, तो अदर देन स्टडीज आपके क्या शौक है, आप क्या करते हैं? मुझसे ना हो पाएगा। मुझे वाह, वाह, मैं वाह, 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 स्पोर्ट्स वाह। खेलता कम हूँ, देखता हूँ, ज़्यादा हूँ। ये देखें हमारी को एंकर को देखें आप, क्या टैलेंट है। ये सही तरह घूम भी नहीं पा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है। नहीं मैंने कर दिया, जैन को ऊपर से बीट कर दिया। करेंगे। ये एक कलर हमने कर लिया, बाकी ये कर लिया, बाकी नहीं है। अच्छा, तो बेसिकली थैंक यू जी। मुझे क्रिकेट देखना बड़ा शौक है, फुटबॉल कभी कभी खेल रहा हूँ स्कूल में। अच्छा, तो इतना, ये आप शुरू से बचपन से इतने इंटेलिजेंट हैं या फिर आपको बड़े होकर पता चला कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, भाई मैं ये भी कर सकता हूँ? ऐसे तो मुझे 2 हफ्ते पहले पता चला इस बात का। 2 2 हफ्ते बहुत शुक्रिया जैन। क्योंकि इसका प्रूफ है ना। हाँ, तो ग्रेट। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है, मजीद कामयाब हों और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर हो। तो जनाब, आजकल शादियों का सीजन है और लोग अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र को यादगार बनाने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपना रहे हैं। हम भी अक्सर अपने प्रोग्राम में मुनफरिद और दिलचस्प तरीके अपनाने वाले नौबयाख्ता जोड़ों को बुलाते हैं और आज भी हमारे साथ एक ऐसा ही नौबयाख्ता जोड़ा मौजूद है, असद खान और सपना गुल, जिन्होंने बड़ा डिफरेंट सा अपनी शादी पर एक ट्रेंड लेकर आए हैं, यानी वेस्पा पर बारात लेकर गए हैं। ते ढोला तेरे वेस्पा दी सोए। असद एंड सपना, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक ठाक। असद, ये कैसे कर लिया आपने? ये आइडिया कहाँ से आ बड़ी गया? शानदार एंट्री मारी यार आपने तो। और ये वेस्पा कैसे अरेंज किए? तो अब आउटडेट हो चुके हैं। बस कुछ शौक था, काफ़ी टाइम से वेस्पा रखे हुए हैं। अच्छा, ये आप लोग के अपने हैं? जी, इसमें 4 मेरे अपने थे, बाकी फ्रेंड्स हैं। लिंक वगैरह काफ़ी टाइम से बने हुए हैं। वेस्पा पे मैं काफ़ी राइड्स वगैरह करता हूँ, लॉन्ग ट्रिप्स करता हूँ अकेले ही। अच्छा, वहाँ पे तो आप पकड़े नहीं जा रहे, वीडियो में आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं पकड़ा जा रहा, ऐसा लग रहा है वेस्पा उड़ा लेंगे। यहाँ पे आप दोनों इतने डर के क्यों बैठे हैं? बस उड़ा लेते हैं, रोड की और बात है, रोड पे हम जरा घूमते फिरते रहते हैं। ये तो असद, आपको देख एक शेर याद आया, और शेर असल में कुछ और है, मैं थोड़ा एडिट करना चाह रहा हूँ उसको कि कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ सानू वेस्पे दा शौक भी सी।
हाँ। तो ये बताएं कि ये शौक कैसे पैदा हुआ आपको और आपको आइडिया कैसे आया कि मैं वेस्पे के जरिए एंट्री मारूंगा? कुछ सोशल मीडिया पे फेमस होना चाह रहे थे आप? नहीं, शौक बस मुझे शुरू से ही ऐसा शौक है कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट को अनोखे कारनामे करता रहूं। अच्छा। इससे पहले भी एक मैंने किया था, एक ट्रिप किया था 50 सीसी बाइक पे अपने ना। जी जी। उस पे मैं यहाँ से इस्लामाबाद से खुंजराब पास गया था 50 सीसी बाइक पे। वो भी एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था कि मतलब आज तक इतनी कम पावर बाइक इतनी हाइट पे नहीं गई, और वो भी मैं अकेले ही गया था उस ट्रिप पे। अच्छा। कोई साथ बंदा नहीं था, कोई कुछ नहीं, और 50 सीसी बाइक थी। असल आपकी ये वाली वीडियो तो सही वायरल हो रही है भाई, सोशल मीडिया पे तो लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। और जो कलरफुल स्कूटीज आपने ये वेस्पास अरेंज किए हैं ना, क्लासी लग रही है, बेहतरीन लग रहे हैं। दुल्हनिया से बात करेंगे, सपना गुल से। सपना, जब आपको पता चला कि ये वेस्पा पे आपको लेकर जाएंगे तो आपने ये नहीं कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी फ्रेंड्स क्या कहेंगी, कोई लग्जूरियस गाड़ी नहीं आई? इनकी शौक थी, बस सही था। अच्छा, क्या बात। आपके घर वालों ने या आपने किसी ने भी नहीं कहा नहीं यार ये क्या इतना हैवी ड्रेस पहना होता है, इतना हैवी मेकअप, फिर हेयर स्टाइल नहीं, खराब वैसे हो सपना से जाएगा? पूछ ले, सपना बैठी भी सबको थी कि या गर्व नहीं? में था, लेकिन फिर सपना आप बैठी थी या नहीं? आप स्कूटर पे बैठी थी? जी तो कैसा लगा? मजा आया था। मजा आया? तो लोग तो बड़े हैरानी से देख रहे होंगे ये दुल्हन ये स्कूटर पर जा रही है। हाँ, तो सपना, आपको असद ने पहले बताया था कि भाई मैं इस तरह से एंट्री करूंगा, फिर हम स्कूटर पे बैठ के वापस इकट्ठे आएंगे, या आपके लिए भी सरप्राइज था? नहीं, राब्ता नहीं थे इसके साथ। सपना, मुझे आपकी हाँ ना से वाकई लग रहा है कि उन्होंने कहा होगा स्कूटर आ गया, आपने कहा हाँ। स्कूटर नहीं आया, आपने कहा नहीं। आपने कहा स्कूटर पे बैठोगी, हाँ। स्कूटर पे नहीं बैठोगी, मैं असद से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ। असद, आपने हमारी भाभी को कई प्रेशराइज तो नहीं किया कि भाई तुमने हाँ ना से ज्यादा नहीं बोलना? नहीं, मैंने तो इनको बोला, उन्होंने आपको जवाब दिया, शायद आपने सुना नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी बात नहीं होती थी। अच्छा। जी, शायद बहुत आहिस्ता बोली, मुझे आवाज नहीं आई। अब होती है बात आप लोगों की? जी, अब तो होती है। ये तो अब बहुत तो अच्छी ज्यादा बात- होती है। ज्यादा होती है, ये बहुत अच्छी बात है। तो फुल असद, मशरकी लड़के लड़की, हाँ, बहुत अच्छी बात बहुत है अच्छी कि जी बात है। आवाज बिल्कुल आवाज नहीं सुनी थी और बात भी नहीं होती थी। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि कितने लोग सवार थे ये आपके वेस्पा स्कूटर पर? तकरीबन 25 से 30 तक थे। अच्छा। और कुछ क्लासिक कार्स भी थी, फॉक्सीज वगैरह। और हाँ जी, वो भी हमने देखी हाँ, बिल्कुल वीडियो में। जी, तो जब आप हमने देख रहे हैं कि आपने नॉर्मल सा सूट पहना हुआ है और कोई हार वार नहीं है, जब आप एंटर हुए बारात लेकर, तो जो आगे लोग खड़े थे वेलकम के लिए, उनका क्या रिएक्शन था? उस सारे देख के हैरान हो गए थे, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था कि हम ऐसी बारात करेंगे इतनी अनोखी। तो काफ़ी भीड़ थी, मतलब जहाँ से हम गुजर रहे थे तो लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था हमें। तो ये असद, आपके साथ स्कूटर पे बाकी सारे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त यार हैं, वालिद, कजन्स, इस तरह से सब लोग बैठे हुए हैं? नहीं, ये सब फ्रेंड्स हैं। कोई लाहौर से आए थे, कोहाट से, खारियाँ से, काफ़ी और अदर सिटी से आए थे, टेक्सला से, इस्लामाबाद, पिंडी, काफ़ी लोग आगे पीछे से आए थे। मेरे लिंक्स वगैरह बने हुए थे काफ़ी टाइम से, तो कुछ लोग थे जिनको मैंने बोला हुआ था कि आप लोगों ने आना है। तो असद, आपके किसी दोस्त यार ने ये आइडिया सुन के कहा नहीं आपको, या किसी की तरफ से ऐसा आइडिया हो कि राजा जी स्कूटर पे झलसो? जलसो। जी। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, लेकिन बड़ी खुशी हुई इतने लोगों को देख के कि इतने लोग मेरे पास आए। मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने इतना टाइम निकाला। साथ आपने कहीं ये गाने तो नहीं लगाया हुआ था, पिंडी है बाबा जी पिंडी है? नहीं, ये अभी तक नहीं लगाया। असद, वैसे हम चाहेंगे हमारे व्यूवर्स कि आपका पिंडी का जो एक स्टाइल है, जो पोटोहारी वहाँ का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक्सेंट है, उसमें अगर आप अच्छा, वैसे आती है आपको पिंडी एक्सेंट में बात करते हैं आप? जी आती है सर। उसमें बताएं ना जरा, अपनी तैयारी बताएं कि बारात कैसे घर से निकली, कितना सफर तय किया, जज्बात क्या थे, एहसास क्या थे, बताएं जरा, पिंडी स्टाइल में हो जाए थोड़ा। बस मन बड़ा शौक सी कि मैं एक ऐसी अनोखी बारात करा कि जिथू लंघे एक बार लोग तकन के वाकई को बारात जा रही है। गड्डियां छड्डियां ते ते लोग जाने रहने ते मैं कहा कोई वेस्पियां ते जाइए। ते जिस टाइम असां वेस्पे तैयार कर रहे सां महल्ले च खल के ते बड़ी आवाम इकट्ठी हुई कि यार ये कोई ऑटो शो हो रहा है कि वे सानू भी दसो। ते फिर जिस टाइम बारात तैयार हो के निकली है ते लोगां बड़ी बल्ले बल्ले कीती है कि वाकई कोई वेस्पियां दा शौक है। ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਘਟਾ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁੱਡ ਵਨ।
तो भाभी साडी ने स्कूटर वे कहते ने क्या स्कूटर दा रंग चेक करो, इस दा रंग कैसा खड़पैंच है। नहीं ये उस टाइम बड़ी शर्मा रही थी। तो सपना ने यानी क्या कि मैं नहीं जाना। नहीं, बैठ ही गई ऊपर। सपना आपने तो नहीं कहा मैं नहीं जाना वेस्पे वालियां दे नाल। नहीं कन्नी झुमका पा के मत्थे तिलक लगा के। अच्छा असद ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ माँ-बाप ने पेरेंट्स ने उन्होंने नहीं मना किया कि यार तू की कर रहे हैं, पुट्ठे काम कर रहे हैं? नहीं मैंने उनको ये काफ़ी टाइम पहले से बताया हुआ था। अभी मेरी रिश्ते की बात भी नहीं हुई थी कहीं पे, तो मैंने उनको बोला था कि आप लोग मेरी शादी तो करवाना चाह रहे हैं लेकिन मैं शादी करूँगा तो मैं इस अंदाज में करूँगा। तो पहले तो बड़ा वो हुए कि यार ऐसे नहीं होता हमारी, क्योंकि हम पठान है, थोड़ी फैमिली हमारी स्ट्रिक्ट है। अच्छा। कहते हैं हमारे ख़ानदान में इस तरह का नहीं होता ये हम लोग। मैं कहा ऐसा मैं करूँगा, तो सपना आपने शादी आपको कैसे करवानी है। मिली? ये आपका सपना कैसे पूरा हुआ? ये बस घर वालों की मर्जी से, घर वालों ने ढूंढ के दिए। अच्छा असद हम ये भी देखते हैं कि एक तो चले आपने बारात पे बड़ी शानदार किस्म की अनोखी एंट्री की, वो वायरल भी हुई, कुछ फोटो शूट्स भी बड़े वायरल होते हैं, तो ऐसा कोई प्लान किया हुआ आप लोगों ने कि अब कोई शूट भी अनोखा कराएंगे? नहीं अभी शूट्स वगैरह का तो ऐसा कोई नहीं सोचा, बस ये है कि अभी आगे साथ चल के कोई ट्रिप्स वगैरह इकट्ठे करेंगे कुछ। तो असद अच्छी रिएक्शन अच्छी कैसा आ राइड्स रहा है इस करेंगे। वीडियो पे? आपको सोशल मीडिया पे कोई रिएक्शन आ रहा है, कोई लोगों के मजे वाली कोई बातें लोग कह रहे हो जो आप शेयर करना चाहें? जी काफ़ी अभी तक तो काफ़ी अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं। असल में आपको सही बताऊं तो मैंने अभी तक अपने किसी चैनल्स पे कोई ख़ास वीडियोस लगाई भी नहीं है, अच्छा क्योंकि मेरी अपनी वीडियोस अभी तक आई नहीं है, वो अभी एडिट वगैरह हो रही हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं ये तो- लोगों ने बनाई हुई है? जी ये दोस्तों ने बनाई थी। अभी तो मैंने भी रिसेंटली अपना एक चैनल भी स्टार्ट किया है यूट्यूब पे भी, अच्छा वेस्पा वाला भाई के नाम से। क्या बात है, जी सही है। चलिए जी हमारी बेस्ट विशेस है आप बेस्ट दोनों के विशेस साथ हैं जी, नेक और आप तमन्नाएं खुश दुआएं रहें, आपके आबाद साथ रहें। हैं। बहुत आप शुक्रिया जहाँ कि रहें, आपने खुश रहे असद एंड सपना, बहुत शुक्रिया आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। और व्यूवर्स आप भी देखें कैसे कैसे यूनिक आइडियाज लोग यूटिलाइज करते हैं अपनी शादी ब्याह और दीगर तकरीबात। आप भी कर सकते हैं। इस तरह के आइडियाज को जो है वो अमली जामा पहनाएं और जो वीडियो बनाए वो हमारे साथ शेयर करें, हम भी आपको इनवाइट करेंगे अपने प्रोग्राम। बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। व्यूवर्स मुल्क में खुश्क सर्दी और स्मोक से नमूनिया की वबा तेज़ी से फैल रही है और बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। पंजाब में सूरत हाल गंभीर है, नंबर्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रहे हैं। तो इस ओवरऑल सिचुएशन पे बात करते हैं कि इसे निपटना कैसे है, ये सिचुएशन कितनी खतरनाक है। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमर हसन साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया। ये नमूनिया की वबा जो बढ़ती जा रही है और खतरात बढ़ते जा रहे हैं, मजीद हम देख रहे हैं कि इतनी अमवात हो चुकी है, इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए इसकी जो मेन रीज़न आजकल समझ में आती है वो स्मॉग और सर्दी है। और स्मॉग ऐसी चीज़ है जो कि आपके लंग्स को ख़राब करती है और निमोनिया करती है। अब जहाँ तक इससे बचने का ताल्लुक है, जो हम इंडिविजुअल तदाबीर कर सकते हैं उसमें ये है कि बाहर कम निकलें, अगर निकलें तो अपना मास्क पहन के निकलें। जिन जगहों पे ट्रैफिक ज़्यादा है या स्मॉग ज़्यादा है वो खिड़कियाँ घर की बंद रखें, पानी ज़्यादा पिएं। लोगों के लिए इल्तमास ये है कि ड्राइविंग उतनी करें जितनी ज़रूरत है। स्कूल में अगर बच्चे जा रहे होते हैं, स्कूल में तो 6 गाड़ियों में हर गाड़ी में एक बच्चा जा रहा होता है, मिल के जाएँ। बल्कि कई दफ़ा तो एक बच्चा और 2 गाड़ियाँ जा रही होती हैं। तो ये सब चीज़ें पोल्यूशन को ऐड करती हैं। फॉसिल फ्यूल को बर्न करना, जिस तरह कोयले को जलाना, लकड़ी को जलाना, ऑयल को जलाना, कूड़े के ढेर भी लोग जलाते थे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त पंजाब में ज़्यादा सुहर है, तो नमूनिया बेसिकली है क्या, कितना ख़तरनाक हो सकता है? हमारे व्यूवर्स को ये भी बताएं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं कि जब वो बच्चे में वाज़ेह हों तो फौरी तौर पर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, घर पे टोटके ना करें। जी जो हमारे सांस लेने के लिए ऑर्गन है उसको लंग्स या फेफड़े कहते हैं। इसकी इन्फेक्शन को निमोनिया कहते हैं। अब ये है कि लंग्स के अंदर छोटी छोटी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एयर सैक्स होती हैं, सिक्रेशन होती है, एयर सैक्स होती हैं जो नॉर्मली एयर से भरी होती है, क्योंकि एयर एक्सचेंज वहाँ पे होना होता है। जब इन्फेक्शन होती है तो ये पानी या पस से भर जाती है, तो इसको फिर निमोनिया कहते और हैं। सांस में दुश्वारी होती है। जी इसकी अलामात ये हैं कि जी खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है,
सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, बलगम बननी शुरू हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है, छाती में बड़ी सेवेयर दर्द होनी शुरू हो जाती है। एल्डर्स में ये होता है कि वो कन्फ्यूजन हो जाती है, और बुजुर्गों को बड़ा मसला आता है, बुजुर्गों को बड़ा मसला, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में बड़ा मसला आता है। तो जब आजकल के मौसम में इस किस्म की चीज़ें हों तो आप बेहतर है कि डॉक्टर को, इन पर्टिकुलर जो बच्चे हैं उनको जल्दी डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, बिकॉज उनमें इतना रिजर्व नहीं होता, जल्दी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसी तरह एल्डर्स जो हैं उनको भी, और मैं कहूँगा कि जो एल्डर्स हैं और जो बेसिकली डायबिटिक हैं या उनको और ऐसी कोई शिकायत हैं, उनकी वैक्सीनेशंस निमोनिया की और फ्लू की ज़रूर लगी होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये अभी पंजाब में ही सूरत हाल स्वेयर क्यों है? क्योंकि अगर स्मॉग इसकी मेन रीज़न है तो स्मॉग तो कराची में भी है और प्रोविंसेस में भी पाकिस्तान में ज़्यादा है, पंजाब में इसका जोर क्यों है निमोनिया का? ठंड ज़्यादा है। देखिए, स्मॉग की जो रीज़न होती है कि एक स्मॉग जो वर्ड है ये स्मोक और फॉग से बना है, ठीक है ना। तो जब वो कंबाइन होते हैं तो स्मोक में आपको पता है ऐश है, डिफरेंट गैसेस हैं, ओजोन गैस है। तो यहाँ के जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ऐसी है कि इस सीज़न में ज़्यादा स्मॉग हो जाती जी। बाकी जगहों में ये है कि एक तो पोल्यूशन कम है, ठीक है, और उनकी वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि स्मॉग की फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। गर्मियों में भी होती है कई मुल्कों में, लेकिन सबसे ज़्यादा वन ऑफ द वर्स्ट पोल्यूटेड सिटी जो है वो लाहौर है। डॉक्टर साहब, लेकिन सर्दी ज़्यादा इस वजह से तो नहीं यहाँ पे फिर निमोनिया की शक्ल अख्तियार कर जा रहा है। कराची में भी तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है जी, लेकिन वहाँ पे निमोनिया नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जी। नेचुरली जो सर्दी है और जो पोल्यूशन है वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा करती है, इसकी वजह से निमोनिया के केसेस ज़्यादा। और एज ए मैंने पहले कहा कि बच्चे और एक्सट्रीम्स ऑफ एज यानी कि बुजुर्ग वो नाजुक होते हैं। अच्छा, जैसे छोटा बच्चा है तो अब उसको सर्दी में खांसी लग गई है और उसकी चेस्ट जो है वो हम देख रहे हैं कि रुक गई है, उसमें शदीद कंजक्शन हो गई है। अब ये कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि ये निमोनिया है या फिर ये नॉर्मल ठंड लगी? देखिए, एक घर में ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, एक माँ के लिए बहुत मुश्किल है। सो ये रिस्क ना लिया जाए कि हम सोचते रहें कि नहीं ठंड लग गई है तो इसलिए बच्चा बीमार हो गया है तो हम बुखार की दवाई दे दें। रिस्क लेने का कोई पॉइंट नहीं बनता। डॉक्टर को एक दफ़ा दिखा लें, वो हो सकता है वो चेस्ट सुनेंगे, हो सकता है कि एक्सरे करा लें ताकि ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाए। ट्रीटमेंट जो सारी अमवात होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि ट्रीटमेंट डिले होती है और टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलती। सो ये रिस्क ना लें कि घर में आप कोशिश करते रहें कि भाई सर्दी लग गई है तो देसी टोटके ना इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बच्चों को पैदाइश के वक्त वैक्सीन लगती है उसमें निमोनिया से प्रोटेक्शन की भी वैक्सीन है और कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि अब जो निमोनिया का वायरस है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ज़्यादा डेंजरस है कि वो वैक्सीन भी असर नहीं कर रही है, ऐसा कुछ है? देखिए, एक तो नीमोवैक एक वैक्सीन होती है और एक फ्लू की वैक्सीन होती है। जो फ्लू की वैक्सीन होती है वो हर साल नई बनती है। लेकिन ये मिल ही नहीं रही वैक्सीन जी, बिकॉज दुनिया में सिर्फ एक दो बड़ी कंपनीज हैं जो कि बनाती हैं और वो पूरी दुनिया में सप्लाई होनी होती है और अमीर मुल्क खरीदे, अमीर मुल्क पहले खरीद लेते हैं, जो पहले पे कर लेते हैं उनको मिल जाती हैं। तो शायद हमारे लिए हमारे कुछ मुश्किलात हैं, उस वजह से हमारे पास नहीं पहुंचती। इसका यही तरीका है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी वैक्सीन खुद मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, मतलब हर साल निमोनिया की वैक्सीन लगवानी चाहिए? जी बिल्कुल, एल्डर्स में तो ज़रूर बिल्कुल लगवानी चाहिए। फ्लू वैक्सीन हम सबको लगानी चाहिए ताकि अगर फ्लू होता भी है तो या तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी या उसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी। या कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फ्लू होना बहुत अच्छी बात है, साल में एक दफ़ा फ्लू होता है तो इट मीन्स कि आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो निकल रही हैं। आई थिंक कोई भी बीमारी अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको हर महीने एक दफ़ा ज़रूर फ्लू जैसी चीज़ हो जाती है, वो रेजिस्टेंस बिल्डअप कर रहे होते हैं। और उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वंस अ मंथ बच्चे को ऐसी अलामात होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कितनी जल्दी ठीक होता है। डॉक्टर साहब, अभी जाते जाते वक्त कम है, मैं चाहता हूँ कि आप अब जल्दी से हमारे व्यूवर्स को ये बता दें कि इससे सेफ कैसे रहा जा सकता है। जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो कहाँ से वैक्सीन लगवाएं, बच्चों को कैसे माए महफूज रखें? देखिए, सेफ रहने के लिए तो मैंने पहले कहा है कि या आप मास्क बाहर निकलें मास्क पहने, घर के अंदर रहें, रिमेन प्रोटेक्टेड, ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे स्मॉग ज़्यादा है। जिस तरह लाहौर के एरिया में कोट लखपत में इंडस्ट्री बहुत है, वो एरिया ज़्यादा पोल्यूटेड है, उन एरियाज़ में मत जाएं। पानी ज़्यादा पिएं, अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, विटामिन सी लीजिए
सो इस इम्यूनिटी बेहतर रखेंगे तो ये चीज़ें बेहतर होंगी। पब्लिक को भी चाहिए कि ख्याल रखें हमारे अगले सालों के लिए, अगली नस्लों के लिए, कि इतना ज़्यादा जहाँ ना ज़रूरत हो वहाँ ड्राइविंग ना करें, ऐसी चीज़ें ना करें जिससे कि ज़्यादा इस तरह के तमाम चीज़ों का ख्याल रखें जो पोल्यूशन को बढ़ा रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया और इस अहम टॉपिक पर बात की। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। जुम्मतुल मुबारक का दिन है और हमारा बड़ा ही प्यारा सेगमेंट कुरान और साइंस आपकी खिदमत में हम लोग हाजिर हैं। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चंद हफ्तों से सूरह कहफ का हम जिक्र कर रहे हैं। इसमें हमने ये भी जाना कि यहूदियों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन से सवालात किए, फिर सूरह कहफ दज्जाल के ख़िलाफ़ कैसे दिफा करेगी, जुम्मे के दिन सूरह कहफ क्यों पढ़नी चाहिए, और कई अहम जो शख्सियात हैं उनका जिक्र भी हुआ है सूरह कहफ के अंदर। तो उस हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ से गुज़िश्ता एपिसोड में गुफ्तगू छूटी थी वहीं से सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल जी, क्रॉनिक स्टडीज़ के स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल सलाम आरिफ साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट हमने हज़रत ज़ुल्करनैन पे बात छोड़ा था और वो आपने कहा था कि टेक्नोलॉजी जी हाँ की बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया थी, तो उसके वहाँ से स्टार्ट जी इंशाल्लाह वहीं से स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। हमने 3 सबाबा डिस्कस किए थे कि अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन को बिल्कुल 3 रस्ते दिए थे, 3 सबाबा दिए थे और वो आखिरी तो तीसरा था, उस पर वो पहुँचे। तो अब याजूज मजूज का वहाँ पे जिक्र है। वहाँ एक वो कौम से मिले जिसने कहा जी कि हमें तंग करते हैं, आप काइंडली हमें उनसे बचाएं। इसके अलावा वो कोई बात सुनने पे तैयार नहीं थे। याजूज मजूज याद रखिएगा कि ये आखिर ज़मां की उन चंद अहम निशानियों में से है जिनका कुरान में जिक्र आया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हमारे बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते थे, हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा हमारे बारे में वो परेशान रहते थे, वो हमें पूरी तालीम दे के गए हैं। लेकिन कुरान ने सिर्फ 2 जो है ना अलामतें समझ लें, कुर्बे क़यामत की 2 अलामतें कुरान ने बयान की हैं। एक उनमें याजूज मजूज है और एक है दाबतुल अर्द। ठीक है जी, ये दो का जिक्र कुरान में है, इसलिए ये बहुत अहमियत है याजूज मजूज की। एक तो ये सूरह कहफ में आया जहाँ ज़ुल्करनैन ने इनको बंद किया, एक दरमियान में पहुँचे वो 2 बैरियर्स के, और फिर वहाँ उन्होंने दीवार बना के कॉपर की और आयरन की दीवार बना के इनको बंद कर दिया। एक तो ये जिक्र है। इसी जिक्र में आगे अल्लाह ताला कहता है कि याजूज मजूज के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि ना वो इसके ऊपर चढ़ सकते हैं और ना ही ये इसमें सुराख कर सकते हैं। अच्छा, जब मेरा हुक्म आएगा टूट जाए तो ये दीवार रेजा रेजा हो जाएगी। और अब इसी हुक्म को अल्लाह सूरह अंबिया में बयान करते हैं, गालिबन आयत नंबर 96-97 में, कि जब हम याजूज मजूज को खोल देंगे तो वो हर बुलंदी से नीचे की तरफ आ रहे होंगे और हमारा वादा जो है वो करीब आन पहुंचेगा। तो उससे अगली आयत जो है ना वो हमारे स्कॉलर डिस्कस नहीं करते। अच्छा, वो ये है, वो वाज़े तौर पर ये बता रही है कि याजूज मजूज इस ज़मीन से नहीं आएंगे। क्योंकि इस वक्त कंट्रोवर्सी जो है वो यही है कि कुछ स्कॉलर्स हमारे ये समझते हैं कि ये दारबदीन के दरे में जाके कहीं ये कोकाफ के पहाड़ों में उन्होंने इनको बंद किया था। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कुरान करीम में सूरह अंबिया में लफ्ज़ यूज़ अगली जो आयत थी जिस पे वो गौर नहीं करते, वो ये है कि जो काफर है इनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। शाखिसातुन का लफ्ज़ यूज़ किया, और ये लफ्ज़ तभी यूज़ होता है अरबी में जब इंसान ऊपर की तरफ देखता है और हैरान रह जाता है, हैरान हो जाता है, वो बुलंदियों से नीचे बुलंदियों से नीचे आ रहे हैं। अब वो वहाँ भी अल्लाह ने कहा काफिरों की, मेरी नहीं होंगी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी नहीं होंगी, काफिरों की। क्यों? हमें तो पता है उन्होंने आना है, बेशक। हम क्यों हैरान होंगे? हमारी तो तरबियत हुई है इस पे, हमारा ईमान है इसके ऊपर। तो काफिर जो है वो परेशान हो जाएंगे, ऐसे ऊपर देखेंगे कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गए। अब ये है क्या? तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि ये आदम की औलाद से है। अच्छा, ठीक है जी, 2 हदीस हैं। एक हदीस में तो ये है कि आदम को कहा जाएगा क़यामत वाले दिन कि अपनी औलाद में से जहन्नम का हिस्सा निकालो। तो आदम कहेंगे बारी ताला कितनों में से कितने? तो अल्लाह कहेंगे कि 1000 में से 999।
जहन्नम के लिए। यानी 1% सिर्फ बचेंगे? 1% नहीं, 0.01%, 1000 में से एक। 1000 में से। तो ये जब हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई ना, तो सहाबा के रंग उड़ गए, वो परेशान हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फील किया, उनके क्या हुआ है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह 1000 में से एक, हम तो मारे गए। अब वो 1000 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दिलासा दिया कि तुम फिक्र ना करो, ये तुम में याजूज मजूज मिक्स कर दिए जाएंगे, और वो जो 1000 में से एक होगा वो तुम होगे और तुम जन्नती होगे। वाह वाह वाह। और फिर उन्होंने फरमाया कि मेरी उम्मत की मिसाल जन्नत में इस तरह होगी जैसे काले बैल के ऊपर एक सफ़ेद बाल होता है। कि सारे जहन्नमी होंगे, सिर्फ मेरी उम्मत का एक बाल होगा जो जन्नती होगा और वादे नज़र आ रहा होगा। तो वो 1000 में से, इसका मतलब है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। एक तो इससे ये मिलता है। दूसरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि ये आदम की औलाद है। मुस्तदरकुल हाकिम की हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रावी, कि ये आदम की औलाद है। अब मसला ये है कि अगर ये आदम की औलाद है तो फिर ये ज़मीन से बाहर क्यों है? ये क्वेश्चन बनता है। सवाल पूछने वाला था कि आदम की औलाद है तो फिर ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन बनता है। अब जहाँ कहीं भी मैंने ये बयान किया है, स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन ज़रूर किया है। तो अब आप कुरान में थोड़ा सा गौर करें कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया कि मैं इन्नी जाइलु फिल अर्दी खलीफा, मैं अर्द के ऊपर खलीफा बनाना चाहता हूँ। ठीक है। और मैंने आपको बताया था सूरत तलाक की आखिरी आयत जो कहती है कि 7 अर्द हैं, 7 आसमान हैं। अब अर्द जहाँ जहाँ भी इस कायनात में मौजूद है ना, वहाँ आदम की खिलाफत है। वाह वाह वाह। और अगर आदम की खिलाफत है तो आदम की औलाद है उधर पे। क्या बात है। ठीक है ना। अब ये दुनिया है, यहाँ हम आदम और हवा की औलाद हैं। बिल्कुल। किसी और अर्द के ऊपर हो सकता है आदम की कोई और बीवी हो, किसी और जहान में, किसी और जहान में। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? ये ऐसा है। बीबी हवा ही नहीं होंगी उनकी वाइफ? अब वल्लाह आलम, मैं एक प्रेजम्पशन दे रहा हूँ ना कि याजूज मजूज की चूंकि शक्ल सूरत हमारे से नहीं मिलती, बहुत ही फीचर्स नहीं मिलते। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो हदीस है, उन्होंने ये कहा कि एक कान ये नीचे बिछाते हैं, एक ऊपर। अच्छा, मैं बड़ा परेशान था कि यार ये क्या चक्कर है, इतने बड़े कान। फिर अब नहीं, बड़े नहीं है वो। अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस मिली कि इनका कद जो है ना 2, 3, 4 बिलिश जितना होगा। बालिश, यानी इसको बालिश कहते हैं। 3-4 फुट के ये है, एक बालिश इसको कहते हैं। लेकिन है बड़ी कसीर तादाद। ओके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनमें से कोई नहीं मरता जब तक इसके 100,000 बच्चे ना हो जाएं। सुलभ का लफ्ज़ यूज किया कि इसके सुलभ से 1000 बच्चे पैदा ना हो जाएं, ये मरते नहीं उस वक्त तक। इतनी पॉपुलेशन इनकी है। और ये इतने खतरनाक होंगे, छोटे छोटे जो खा पी जाएंगे, हर चीज खा पी जाएंगे। जो मूवीज, कुछ कॉन्सेप्ट इस मूवीज में है ना, ऐसे में भी दिखाते हैं, बिल्कुल ऐसी क्रिएशन दिखाते हैं। ठीक है ना, उन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है ना, मसला ये हमने नहीं पढ़ा। मूवीज में वो दिखाते हैं इस तरह के, वो हमला करते हैं। हाँ, अब वो जब ये जब नीचे आएंगे तो अब वो एक तो ये हो गया। अब ये बात, ये है क्या? आदम की औलाद है, तादाद में बहुत ज्यादा है, ठीक है, और बंद हैं किसी बैरियर के पीछे। नहीं तो मेरा सवाल है, आप पीछे खड़ी हूँ मैं। जी। अगर इतना कद है तो कान जो है वो बहुत बड़े होंगे फिर? नहीं, वो छोटा कद है तो कान बड़े होंगे ना, एक नीचे बिछा लिया, एक ऊपर ले लिया। मैं समझती थी बहुत बड़े हैं और उससे बड़ा कान होगा। ये एक हमारी विजुअलाइजेशन है, वल्लाह आलम। लेकिन अगली बात ये है कि ये अब वहाँ बंद है तो क्यों नहीं निकल रहे? ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाई कि ये सुबह से लेकर शाम तक दीवार को खोदते हैं, और फिर वहाँ बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ यूज़ किया जिस पे गौर करना चाहिए हमें, कि हत्ता इज़ा कादू या रौना शवाए शम्स, यहाँ तक कि वो सूरज की इस करीब पहुँचते हैं कि सूरज की रोशनी को देख सकें। इसका मतलब है वो जहाँ बंद है वहाँ इस सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही। ये वाज़े बैन सबूत है हदीस में कि वो इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसा खिता नहीं, कोई ऐसा जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हत्ता के इस करीब पहुँचते हैं कि वो सूरज की रोशनी को देख सकें, तो कहते हैं कि कल करेंगे बाकी, तो इंशाअल्लाह नहीं कहते, नहीं होता। तो वो दोबारा आते हैं तो दीवार फिर वही मुकम्मल हो जाती है। तो एक दिन ऐसा होगा जब अल्लाह ताला की मर्जी होगी, इनका सरदार कहेगा कि इंशाअल्लाह अब कल पूरा तोड़ेंगे, और वो तो वो वापस आएंगे तो फिर उस दिन वो दीवार टूट जाएगी और वो बाहर निकल आएंगे। ये एक ऐसी कुर्बे क़यामत की निशानी है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ 70 अहादीस बयान फरमाई हैं
जो हमारी बुक्स में है। अब्दुल सलाम साहब, कुछ स्कॉलर्स तो ऐसे भी हैं कि जो इस वक्त जमीन में जो कौमें बस रही हैं उनमें से ही कुछ कौमों को कहते हैं कि जी बिल्कुल, पर्टिकुलरली हमारे इरा में शेख इमरान हुसैन और औरिया मकबूल जान साहब इसके बड़े एडवोकेटर हैं। दज्जाल की भी पूरी फौज बता दी है उन्होंने, और ये भी बताते हैं कि ये वो कहते हैं जी कि ये अश्कनाजी ज्यूज हैं, या कुछ कहते हैं यूरोपियंस हैं, ये वाइकन्स हैं, कुछ कहते हैं चाइनीज हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल रॉन्ग नोशन है। क्योंकि दो दिशा मैंने आपको बयान कर दी, एक तो ये कि ये वहाँ बंद है जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचेगी, और दूसरा कुरान ये कह रहा है कि ये बुलंदी से उतर रहे होंगे, और शाख के साथ उनका लफ्ज़ हमेशा अरबी में वहाँ यूज़ होता है जब इंसान ऊपर की तरफ देख के हैरान होता है, तो ये ऊपर से नीचे उतरेंगे। तीसरे नंबर पे ये बात इसलिए गलत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 1000 में से 999 होंगे। तो आप मुझे बताएं, इतने नहीं है ही नहीं, इतनी पॉपुलेशन ना अशकनाजी ज्यूज की है, ना वेस्टर्न यूरोपियंस की है, ना वाइकन्स की है, चले चाइनीज की है, लेकिन वो भी इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि वो एक के मुकाबले में 999 हो। इतनी पॉपुलेशन किसी की है ही नहीं। तो इसलिए ये बिल्कुल ये रॉन्ग नोशन है कि वो ये बंद किया। इसलिए तो वो सारा कुछ जो है ना एक कल्टी खा गया। इन्होंने कहा जी कि वो पहला सफ़र इसका जो जुल्करनैन का था वो हुआ ब्लैक सी के ऊपर, दूसरा वो इस तरह मकरान के साहिल पे ले जाते हैं, तीसरा ये उधर दालबदीन में ले जाते हैं। तो ये ऐसे सफ़र नहीं, ये आसमानी सफ़र है, वार्म होल से हैं, वो उसका जो भी आप नाम रख लें, वो तो साइंस ने पोर्टल नाम दिया वहाँ। लेकिन ये होना इनका जो याजूज मजूज का नजूल है ना, ये होना है दजाल के खरूज के बाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां भी याजूज मजूज का जिक्र किया वो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद किया, बिल्कुल। और बल्कि क़यामत वाल मिराज के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मुलाकात इब्राहीम से हुई अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैंने उनसे पूछा कि बाबा क़यामत कब आएगी, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं इसका इल्म। कहते हैं फिर मैंने अपने भाई मूसा से पूछा, उन्होंने कहा मुझे भी इसका इल्म नहीं। कहते हैं फिर मैं ईसा के पास आया, मैंने उनसे पूछा कि क्या, उन्होंने कहा मुझे भी इसका टाइम का इल्म तो नहीं, लेकिन मुझे अल्लाह ने इतना बताया है कि मैं ज़मीन पे दोबारा जाऊंगा, दजाल को कत्ल करूंगा, और उसके बाद अल्लाह याजूज मजूज को भेजेगा और मैं उनसे लोगों को बचाऊंगा। इसका मतलब है कि ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद जब वो दजाल को कत्ल कर देंगे तो उस वक़्त याजूज मजूज आएंगे। ओके, ठीक है। और दूसरी नोशन जो ये कहते हैं जी ये वेस्टर्न यूरोपियंस हैं या वाइकन्स हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद यूरोपियन के साथ जहाद किया है। सही, ठीक है। अगर ये याजूज मजूज होते तो याजूज मजूज का तो कैटेगोरिकल ये सिफ्त बयान हुई है कि उनके ऊपर कोई नहीं जी। अल्लाह ताला ने कहा है कि अब मैं ऐसी कौम छोड़ने लगा हूँ जिन पर फतह पाने की कुव्वत किसी में नहीं है, इसलिए ऐसा तुम मेरे बंदों को लेके साइड पे हो जाओ, तूर पे चले जाओ। यानी वो इतनी जबरदस्त, इतनी ताकतवर कौम है कि जिसके खिलाफ लड़ा नहीं जा सकता। ये जो कहते हैं ना यूरोपियन, मैं पूरी इस पे मैंने रिसर्च की है, काउंटर करना था एक आर्गूमेंट को, तो ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा है। ये हम लोग समझते नहीं है। अब हम ये समझते हैं कि हमारे लोग जो है ना वो ये बात अगर मान लें कि ये यूरोपियंस हैं, तो फिर उनकी साइकी में ये बैठ जाएगा कि हम तो यूरोपियन को फतह ही नहीं कर सकते। अब अल्लाह करे कि ये जो लोग हमारे स्कॉलर्स हैं ये बाई डिफॉल्ट जो हैं इसके प्रोपोगेटर हों, ठीक है, बाई डिज़ाइन ना हो। बाई डिज़ाइन तो ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो इन्हें गलती लगी, अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे, मुझे भी लग सकती है, लगती हैं गलतियाँ, कोई ऐसी बात नहीं, बंदा समझने में गलती करता है, हम इंसान है। लेकिन ये बात जो साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा है कि इनको याजूज मजूज, क्योंकि यहूदी इस वक्त इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं। यहूदियों के रबी जो है वो बार बार कह रहे हैं, कभी वो इसको बिल गेट को कहते हैं याजूज मजूज का नुमाइंदा है, कभी ये एलन मस्क को कहते हैं, हाँ एलन मस्क को कह देते हैं। वो बाकायदा प्रोपेगेट कर रहे हैं कि इनको ये साबित कर दिया जाए कि ये यूरोपियन जो है ये याजूज मजूज हैं और हम इनसे मुकाबला नहीं और हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, ये बैठा दिया जाए और ये मुसलमानों के साइकी में ये बैठ जाए कि हम जो है ना इनसे नहीं लड़ सकते। तो बिल्कुल ये गलत बात है। याजूज मजूज एक ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली एक निशानी है। जब तक ईसा नहीं आते याजूज मजूज का इस दुनिया में, क्योंकि अर्द यहाँ है, इसका नाम दुनिया है, वो किसी और अर्द पे है, वो वहां से आएंगे, पोर्टल खुलेगा, शायद वो दजाल वाला पोर्टल है वही खुलेगा और उसी में से फिर वो आए, ठीक है ना, वल्लाह आलम। लेकिन बहरहाल ये है कि ये
इंटर गैलेक्टिकल मोमेंट हाई टेक वर्ल्ड की एक निशानी है, जिसमें उस वक़्त दुनिया जो है वो दजाल जो है वो इंटर गैलेक्टिकल क्रश में देख रहा होगा, और जब ये नीचे उतरेंगे और लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे, तो जो इनको जानता होगा, जिसने हदीस पढ़ी होगी, जिसने कुरान पढ़ा होगा, उसके दिल में एक सकीना नाज़िल होगा। दज्जाल की फौज के साथ होंगे या फिर खुद से नहीं, अपना ये कोई दज्जाल के बाद आएंगे। ओके। ये और उसके दिल पे सकीना नाज़िल होगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा सकीना मतलब सुकून। सुकून। अल्लाह ने कहा कि काफिरों की आंखें फटी रह जाएंगी, फटी की फटी, मुसलमानों की नहीं। सुभान ठीक है, अल्लाह। जिसने कुरान पढ़ा होगा, जिसने हदीस पढ़ी होगी, वो इत्मीनान से होगा कि मुझे मेरे रब ने बताया हुआ है कि ये आएंगे, उसने अल्लाह मेरे रसूल ने मेरी तरबियत भी की हुई है कि इनसे कैसे बचना है, तो मैं उसके मुताबिक वो उनसे बच लूँगा। तो अब्दुल कलाम साहब, अब मैं कह रहा हूँ कि चूंकि वक्त हमारा ख़त्म होता जा रहा है, तो आप ये भी बता दें कि अभी सूरह कहफ को हम कितना कवर कर चुके, और अब आने वाले दिनों में हम लोग जी, ये हमारा जुल्करनैन का सफ़र 4 वाक़े आते हैं सूरह कहफ में, 2 हमने कवर कर लिए, 2 हमारे रह गए, मूसा और खिजर वाला और 2 दोस्तों वाला। तो अब हम अगली दफ़ा जो है वो मूसा और खिजर वाला शुरू करेंगे, और एंड पे फिर वो 2 दोस्तों वाली बात करेंगे। जी सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, सेगमेंट खत्म हो चुका है। व्यूअर्स, तो आज हमें इजाज़त दें इस एपिसोड से। कल इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, नया एपिसोड, नए मौज़ूआत को लेकर। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे शहर बानो को इजाज़त है। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।